नमस्कार साथियों, पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी के सेशन का मॉक 20, मॉक 19 अभी तक हम पढ़ चुके हैं और इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की श्रृंखला में मॉक 20 में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। देखिए, मॉक 19 तक अभी तक हम लोग काफी क्वेश्चन को किए हैं और काफी क्वेश्चन से हम लोगों ने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को भी सीखा है। उम्मीद है आप सभी इनके नोट्स बना रहे होंगे और समय समय पर आप रिवीजन कर रहे होंगे। आज या कल ये कंटेंट आप लोगों को जरूर काम आने वाला है। आने वाली सभी एग्जाम्स में साइंस का एक बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। जहां से क्वेश्चंस बनेंगे ये श्रृंखला हम लोग आपको भी पढ़ा रहे हैं। तो मॉक 20 के पहले प्रश्न और पहला प्रश्न देखने के पहले मैं कल के मॉक 19 का जो होमवर्क वाला प्रश्न है उससे हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। आप सभी का यहां पर सही जवाब मुझे मिला था। यहां एक होमवर्क दिया गया था, हार्मोन एड्रिनलिन क्या है। तो यहां पर एड्रिनलिन के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एड्रिनलिन हार्मोन हमारे अंदर कहां पाया जाता है। इस एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करने वाला जो ग्रंथि होता है, इस ग्रंथि का नाम होता है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड से यह हार्मोन सेक्रेट होता है और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन या इसका नाम आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इस हार्मोन को या इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन, उड़ो व लड़ो हार्मोन के नाम से भी जान सकते हैं। फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से भी इसे हम लोग जान सकते हैं। यह हार्मोन क्या करता है, तो हमारे अंदर यह संवेगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जैसे गुस्सा आना या फिर उत्तेजना होना। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हम ध्यान से देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर को समंजन करने में शरीर की सहायता करता है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आप सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था, ऑप्शन नंबर बी। तो मॉक 20 का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। मॉक 20 हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है। देखिए, मैं अभी आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा इस सेशन के बारे में कि अभी बायोलॉजी में हम टोटल 25 मॉक को डिस्कस करने वाले हैं। 25 मॉक को, जिस सभी 25 में हम लोग 20 क्वेश्चंस को रखे हैं और इनके साथ में कॉन्सेप्ट। तो हम लोग यहां पर लगभग 500 प्लस क्वेश्चन को देख चुके हैं और मैं आप लोगों को यहां एक बात बताना चाहूंगा कि आने वाली सभी एग्जाम्स इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस बनाएगी। केवल आप लोगों से एक निवेदन में बार बार कर रहा हूं कि आप इन सभी सेशन को बहुत अच्छे से देखें। अगर पुराने सेशन नहीं देखे आपने तो उन्हें एक बार जरूर जाके देख लें। तो अभी तक हम लोग 20 सेशन आज पढ़ रहे हैं और 25 मॉक हम और लेंगे। इसके बाद हम फिजिक्स की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस में। तो यहां पर आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि यहां दिया गया मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, पहला प्रश्न आज का। देखिए, अगर हम लोग सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो हमारे अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है यकृत। यकृत, लिवर। लिवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। यह अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि। बहिस्त्रावी ग्रंथि या क्या होती है, यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि में अगर हम लोग देखें तो ये जो ग्रंथियां होती है नलिका युक्त ग्रंथि मानी जाती है। इनके अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिनके द्वारा ये अपने लिक्विड्स को बाहर छोड़ती है। तो नलिका युक्त ग्रंथि मानी जाती है बहिस्त्रावी ग्रंथि। अगर हम लोग सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें तो यहां एक नाम आ जाता है गोबलेट ग्रंथि। गोबलेट ग्रंथि जो म्यूकस ग्लैंड होती है, गोबलेट ग्लैंड को या गोबलेट ग्रंथि को सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि या स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जान सकते हैं। तो यहां यकृत की बात करें, वही अगर हम लोग अग्नाशय को देखें तो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशय होता है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है। एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि मानी जाती है और यह जो मिश्रित ग्रंथि होगी यह इसलिए मिश्रित ग्रंथि होगी क्योंकि यहां से हार्मोन और एंजाइम दोनों का एक साथ स्त्रावण होता है। जब किसी ग्रंथि के द्वारा केवल हार्मोन निकाले जाए तो उन्हें हम लोग अंतःस्त्रावी या एंडोक्राइन के नाम से जानेंगे और जब यह एंजाइम को निकालती है तो इसे हम लोग बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो यहां जब हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज किया जाए तो इस ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी इसे हम लोग जान सकते हैं। तो एकमात्र हमारे अंदर अग्नाशय है जो मिश्रित ग्रंथि के नाम से
जानी जाती है। यहां सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा गया तो इसका सही जवाब सबसे बड़ी के अकॉर्डिंग लिवर हो जाएगा, और अगर केवल पूछा जाए कि यहां मिश्रित ग्रंथि कौन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। यहां सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी लिवर। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के इस सीरीज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है यहां पर पाइनस किसे कहेंगे। पाइनस किसे कहा जाता है। देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन माने जाते हैं। साइंस में, साइंस आने वाले किसी भी एग्जाम में जहां साइंस पूछा जाता है वहां इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको रिकॉल करते रहें, रिविजन करते रहें, नोट्स बनाते चलें, और जो मैं आपको यहाँ पर समझा पा रहा हूं वही कॉन्सेप्ट आप अपने नोट्स में इन्वॉल्व रखें। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा पाइनस क्या चीज है। तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग प्लांट को पढ़ते हैं तो अलग अलग प्लांट के अंदर दो प्रकार के पादप होते हैं, एक फूल वाले और एक बिना फूल वाले, यानी एक पुष्पी पादप और एक अपुष्पी पादप, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। वहीं पर एक ग्रुप होता है जिसे हम लोग जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म, या जिन्हें हम लोग अनावृत बीजी पौधों के नाम से जानते हैं, अनावृत बीजी पौधे, या इन्हें हम लोग नेक्ड सिक्ड या फिर नग्न बीजी पौधों के नाम से भी हम लोग इन्हें जान सकते हैं। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, जैसे साइकस होता है, यहां पर वही एक पौधा होता है जिसे हम लोग पाइन ट्री या पाइनस के नाम से भी जानते हैं। साइकस जिसके तने से हम लोग स्टार्च निकालते हैं, और यही स्टार्च आगे चलकर साबूदाना के रूप में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको सागोपाम के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम हो जाता है जीवित जीवाश्म। लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, तो जीवित जीवाश्म के नाम से हम लोग साइकस को जानते हैं। पाइनस की बात करें, पाइन ट्री से हम लोग कहेंगे यही क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है, और पाइनस ट्री जो होगा वह एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म का पौधा होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यह एक पौधा है यानी एक वृक्ष है, यहाँ पर एक वृक्ष माना जाएगा। और यह किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि यह जिम्नोस्पर्म का एक पौधा माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो पाइनस एक प्रकार का वृक्ष होता है, पाइनस एक प्रकार का वृक्ष होता है। तो चलिए, बारी आती है क्वेश्चंस की, जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब मुझे देना है। आपको बताना है यहां पर कि यहां सल्फर शावर किसे कहते हैं, सल्फर शावर क्या होता है, सल्फर शावर किससे संबंधित है, किस पौधे में यह घटना पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका सही सही आंसर लिखकर जरूर भेजें। तो चलिए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं, डेली पढ़ता हूं, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें इन क्वेश्चंस को लेकर। आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करेंगे इस सेशन के। तीसरा क्वेश्चन है आज की श्रृंखला का, और क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस शैवाल का प्रयोग कैल्विन और उनके साथी, जो कैल्विन हुए और उनके साथी लोग हुए, उन्होंने फोटोसिंथेसिस संबंधित प्रयोगों के लिए किया था। यहां एक ऐसी शैवाल का नाम आपको बताना है कि केल्विन नामक साइंटिस्ट और उनके साथियों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझाने के लिए उस शैवाल का उपयोग किया था। तो यहां पर पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे, तो यहां पहला ऑप्शन देके रखा है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, या फिर इसको हम वॉलवॉक्स। अलग अलग प्रकार की शैवालें यहां पर दी गई है। तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के संबंधित जो प्रयोग थे उसके संबंध में किस शैवाल का प्रयोग किया, तो मैं ऑप्शन नंबर बी आपको समझाने वाला हूं, एक शैवाल जिसका नाम होता है क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल, देखिए शैवाल बहुत ही महत्वपूर्ण शैवाल ही मानी जाती है। क्लोरेला क्या है, क्लोरेला ग्रीन कलर का एल्गी होता है, यानी कि हरे रंग का शैवाल, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसी शैवाल को स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, या एग्जाम्स में इसको पूछ सकता है कि किसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष शैवाल कौन है, तो अंतरिक्ष शैवाल के नाम से क्लोरेला शैवाल को जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री अपने होज में इसे ले जाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाता है यह शैवाल काफी महत्वपूर्ण शैवाल है। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे कि इसमें कुल लगभग 67% जो प्रोटीन होता है वो अवेलेबल हो सकता है इस शैवाल से। 67% प्रोटीन यहां से प्राप्त हो सकता है। तो क्लोरेला शैवाल यहां पर महत्वपूर्ण शैवाल है। साथ ही साथ यह अनुसंधान कार्यों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, यानी रिसर्च के लिए भी वैज्ञानिक इसका हेल्प लेते हैं। तो यह शैवाल होती है क्लोरेला, जिसे अंतरिक्ष या स्पेस एल्गी के नाम से जानेंगे। तो केल्विन और उनके साथियों ने इस शैवाल का उपयोग किया था
किसे समझाने के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझाने के लिए। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसके लिए हमने सही आंसर का चुनाव किया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि लिनियस ने द्विनामकरण यानी इसे हम लोग बाइनरी नोमेनक्लेचर एक सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी नोमेनक्लेचर, जिसमें जीवों के जो नाम थे वो दो अलग अलग नाम के आधार पर रखे गए थे। तो नामकरण की जो विचारधारा है वो सर्वप्रथम कहां प्रकाशित की गई? देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टारगेट बड़े एग्जाम्स को कर रहे हैं। सभी बड़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करें आप, और प्रॉपर नोट्स बनाते चले। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पूरी सहायता करेगा, हेल्प करेगा आने वाली एग्जाम्स को बनाने में। ठीक है, तो यहां हम लोग देखने वाले हैं, तो लिनियस ने, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, केरोलस लिनियस, यानी वर्गीकी के जनक। तो ये जो विचारधारा है द्विनामकरण की, ये किस बुक से ली थी? तो यहाँ अलग अलग पुस्तकों के नाम देके रखे गए हैं, जिसमें पहला दिया गया है सिस्टेमा नेचुरी, यहाँ स्पीसीज प्लांटेरम दिया गया, यहाँ जेनेरा प्लांटेरम दिया, और फिलोसोफिक जूलॉजी या फिलोसोफिक बॉटनी का। देखो, सभी ये बुक्स हैं और बहुत ही फेमस चर्चित पुस्तकें यहाँ पर देके रखी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैरोलस लिनियस की एक बुक जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और द्विनामकरण की पद्धति या बाइनरी नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो कहां से या किस बुक से लिया गया था? तो इस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। हम लोगों ने और भी पढ़ा था, अरस्तु की एक बुक होती है, अरस्तु की एक बुक जो आप लोगों ने पढ़ी है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया। वही अगर हम लोग थियोफ्रेस्टस, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, वनस्पति शास्त्र के जनक, इनकी एक बुक होती है जिसका नाम होता है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक है। देखिए, ये बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। यहां पर कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर जाकर देना है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम और फिलोसोफिक बॉटनी का किसकी चर्चित पुस्तकें हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका आंसर मुझे देना है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखने वाले हैं सिस्टेमा नेचुरी, जो लिनियस की पुस्तक है, जो द्विनाम पद्धति को शो करती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का 5th क्वेश्चन है हमारे सामने कि गुणसूत्रों में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंटेंट, क्रोमोसोम का अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकली क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? आप सभी को गुणसूत्र के बारे में जानकारी होगी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र की खोज वोल्टेयर के द्वारा की गई थी। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करते हैं, एक जनरेशन से अगली जनरेशन पर। वही अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को देखा होगा, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, एक कोशिका के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो आप सभी को यह पता है कि 23 जोड़े या 23 पेयर यहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं, और संख्या में होते हैं ये 46। इनकी संख्या होती है 46। यहां पर ऑटोसोम्स हेट्रोसोम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है? क्या केवल प्रोटीन के ये बने होते हैं? केवल प्रोटीन के ये नहीं बने होते। अगर हम देखें कि क्या डीएनए और प्रोटीन इनके अंदर केवल होगा, या डीएनए आरएनए और प्रोटीन होगा? हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। वही अगर हम लोग देखें इसका 4th ऑप्शन, तो डीएनए, आरएनए या हिस्टोन प्रोटीन, और एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, इसका अगर सही कंपोजिशन हम लोग देखें तो एक डीएनए के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक गुणसूत्र के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन का महत्वपूर्ण रोल होता है केंद्र की झिल्ली के निर्माण में। केंद्र की झिल्ली का निर्माण एक यूकैरियोटिक कोशिका में, केंद्र की झिल्ली का जो निर्माण होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है एक यूकैरियोटिक कोशिका में, वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। कौन से प्रोटीन के द्वारा? हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों अवेलेबल रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो यहां आप पढ़ सकते हैं डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन और एक नॉन स्टोन प्रोटीन यहां पर अवेलेबल होता है एक गुणसूत्र की संरचना के अंदर। ठीक है, तो ये सही जवाब होने वाला है इसका
ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा एसिड रेन का आप सभी ने नाम सुना होगा। अम्ल वर्षा वास्तव में किसका मिश्रण पाया जाता है? अम्ल वर्षा में किसका मिश्रण होता है? चलिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन देख ले रहे हैं हम यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का, वही हेक्सेन और मीथेन का, एसिटिक अम्ल और ब्रोमीन का, या एस्कार्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड का। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ सल्फर के ऑक्साइड जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड हम लोग बोलेंगे। तो अगर हम लोग एक रिएक्ट देखें तो जो वाटर होता है, अगर मैं पानी की क्रिया सल्फ्यूरिक सल्फर के किसी भी ऑक्साइड से करवाता हूं, तो यहाँ पर एक निर्माण होता है किसका? H2SO3 का, यानी इसे हम लोग सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानते हैं। और ये सल्फ्यूरस एसिड जो है यही एक एसिड का फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि जो अम्ल वर्षा होती है वहां पर सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ सही जवाब होने वाला है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। बिल्कुल सटीक सा जवाब इसका हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, एसिड रेन काफी महत्वपूर्ण पाया जाता है ना। अम्ल वर्षा से क्या क्या हानियां हो सकती है? तो इसका जवाब आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। अम्ल वर्षा एसिड रेन से कितने नुकसान हो सकते हैं? और एक छोटा सा प्रश्न आपकी तरफ है कि ताजमहल की जो स्टोन होते हैं, जो मार्बल है CaCO3, वो कलर में पीले क्यों होते जा रहे हैं, यानी इनका कलर पीला क्यों होता जा रहा है? क्या इसके पीछे प्रमुख कारण एसिड रेन है? तो इसका जवाब आप मुझे बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आज हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एटीपी क्या है? देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है इस सेशन में। एटीपी का मतलब आपको बताना है। क्या यह अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है इन क्वेश्चंस का? तो यहां पर पहला ऑप्शन है कि एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन अकर्स करने वाला एंजाइम। अगर आप देखें कि क्या एक हार्मोन है, एटीपी एक हार्मोन है, वही हम देखेंगे कि यहाँ उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट है, यानी जिसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल, फॉस्फेट के ऐसे मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जेटिक होते हैं या जिसके अंदर हाई एनर्जी स्टोर की जा सकती है। या फिर क्या ये एक प्रकार का प्रोटीन है? तो हम लोग अगर एटीपी को डिस्कस करें तो इसे हमारी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऊर्जा मुद्रा का मतलब होगा एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, तो इसे हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा। क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको संग्रह करने का काम एटीपी के रूप में होता है। इस रूप में ऊर्जा को हमारे अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा गृह। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? उसका प्रमुख कारण होता है कि यह हमारी कोशिका में ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर करने का काम करता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप लोग यहां देख पा रहे होंगे कि ये जो एटीपी होती है, फॉस्फेट अणु ही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी उच्च ऊर्जा स्तर के जो फॉस्फेट अणु होते हैं वही इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये फॉस्फेट अणुओं की संख्या कम होती जाए, अगर हम लोग ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट अणु निकाल देते हैं तो एटीपी का निर्माण हो जाता है। यानी यही एटीपी एक फॉस्फेट अणु के निकल जाने से, अगर हम लोग एक फॉस्फेट अणु निकाल दें यहां से, तो यहां निर्माण हो जाता है एडीपी का, जिसे हम लोग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी। इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कि एटीपी एक उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु होता है और इनके बीच में फॉस्फेट बंध पाया जाता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। 8 हमारे सामने है कि इनमें से कौन सा जंतु जिनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सभी एग्जाम्स इसको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि तंत्रिका तंत्र होगा लेकिन ब्रेन नहीं होगा। तो यहां पर ऐसे बहुत सारे जीव देखने को मिले। अगर हम लोग अलग अलग मेटाजोअन की बात करें, मेटाजोआ क्या होते? तो ऐसे जीव जिनके अंदर बहुकोशिका, यानी अलग अलग ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती थी, बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर एनिमल, इन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल के नाम से जानते हैं। जिसमें पहले जीव जो आए थे इनका नाम था पोरीफेरा।
पोरीफेरा। इसके बाद पोरीफेरा के बाद में यहां पर उत्पन्न होते हैं सिलेंट्रेटा, जिसे हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ये जीव क्या होते हैं ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां अगर हम लोग देखें तो पोरीफेरा का जो शरीर होता है वह कोशिकीय स्तर का होगा, यानी कि सेल ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, सेल स्ट्रक्चर का इनका बॉडी होता है। वही अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इनका जो बॉडी होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, ऊतक स्तर का होता है। अब ऊतक स्तर का शरीर होने की वजह से यहां हम लोगों ने देखा पहली बार ऐसा ये फाइलम माना गया, यहां नर्व शेल पाया गया, यानी तंत्रिका तंत्र का यहां पर तंत्रिका तंत्र यहां प्रेजेंट था, बट यहां मस्तिष्क का अभाव माना जाता है, मस्तिष्क का अभाव माना जाता है। यानी किस फाइलम में तंत्रिका तंत्र प्रेजेंट है और ब्रेन यहां पर एब्सेंट है, तो इसका सही जवाब होने वाला है सिलेंट्रेटा। तो यहां इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो यहां दिए गए 4 ऑप्शन में से एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, इसलिए यहां पर यह हमारा नहीं होने वाला है। हाइड्रा अगर हम लोग देखें तो हाइड्रा सिलेंट्रेटा का ही एक प्राणी होता है। अगर हम लोग कॉकरोच और अर्थवॉर्म को देखें तो कॉकरोच या तिलचट्टा ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, और वही अर्थवॉर्म जो होगा यह एनिलिडा का प्राणी माना जाता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट बताने वाले हैं। तो देखिए इतनी जानकारी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन उसके पीछे उसका रीजन मैं बता रहा हूं, उसका कारण मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ में हर एक क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। और जरूरी बात कि आप अगर किसी भी कंटेंट को रिकॉल नहीं करोगे तो रिवीजन के लिए, रिवीजन अगर नहीं होगा तो चीजें हमारी प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगी। इसलिए समय समय पर जो भी कंटेंट आपके पास है उनका रिवीजन आप लोगों को करते रहना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन यहां पर कौन है। कि ऐसे विटामिन भी होते हैं जिन्हें अगर ज्यादा हीट दे दी जाए, ज्यादा प्रकाश दे दिया जाए, ज्यादा उष्मा दे दी जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अधिक तापमान यानी अधिक प्रकाश में, अधिक उष्मा यानी हीट में, या ज्यादा गर्म करने पर यह विटामिन नष्ट हो जाता है। तो इस विटामिन का नाम मैं आपको बताने वाला हूं, विटामिन सी। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे अगर हम लोग लंबे समय तक, अगर हम लोग खाना बना रहे हैं और खाने को अगर हम लोग लंबे समय तक उबालते हैं, ज्यादा मात्रा में खाने को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो विटामिन सी होता है वह नष्ट हो जाता है। ज्यादा गर्म करने पर खाने से विटामिन सी या एस्कार्बिक अम्ल जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी एस्कार्बिक एसिड, यह नष्ट हो जाता है। सभी साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी से एक रोग होता है, इसका रोग का नाम है स्कर्वी। मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, स्कर्वी मसूड़ों से संबंधित एक रोग माना जाता है। तो कौन सा विटामिन है जो तत्काल उष्मा देने पर, टेम्परेचर देने पर या प्रकाश देने पर, ज्यादा अगर अधिक मात्रा में प्रकाश भी अवेलेबल हो जाता है तो विटामिन सी नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं। तो जितने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, थायमिन, इनकी कमी से होने वाले रोगों को आप मुझे लिखें, थोड़ा जल्दी आप लोग मुझे इनके कमेंट दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति, यानी जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी है वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को अपना रक्तदान कर सकता है ना। क्या बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए जरा आप लोग, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं ब्लड ग्रुप से। तो यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बी किसको रक्त प्रदान कर सकता है। अगर ये बी डोनर होता है तो किस केस में, किस इमरजेंसी के केस में यह कैसे पेशेंट को, किस ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। देखिए अगर हम लोग बी को देखें तो बी में अगर हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी को समझें, एंटीजन क्योंकि एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का निर्माण हुआ था। 1900 में कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी अगर हम लोग यहां पर पढ़े तो ये दोनों प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, यहां बी एंटीजन जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके आरबीसी में, उसके आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक एंटीजन पाया जाता है और इस एंटीजन का नाम क्या होने वाला है, बी एंटीजन। बी एंटीजन। वही इनमें एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, तो इनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ए, राइट। तो हम लोग देखेंगे यहां पर, वही अगर हम लोग AB की बात करें, AB की बात करें, AB ब्लड ग्रुप की, तो यहां पर एंटीजन A भी प्रेजेंट होगा, एंटीजन B भी प्रेजेंट होगा और इनमें किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी
नहीं पाई जाती। अगर हम लोग बी को देखें कि बी कोई डोनर है, बी कोई डोनर है, तो यह व्यक्ति उन व्यक्ति को ब्लड दे सकता है जिसमें एंटीजन बी अवेलेबल हो और यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी ए अवेलेबल हो। अगर बी एंटीबॉडी अवेलेबल रहेगी तो यह ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बी एंटीजन बी एंटीबॉडी को रिपेल करता है। तो हम लोग देखेंगे यह किस किस को, तो यह एक तो डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप बी को और एक डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप ए बी को, दोनों को यह अपना रक्तदान कर सकता है। तो यहां हम लोग ऑप्शन देखेंगे बी और ए बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां एंटीजन एंटीबॉडी का गेम आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही ब्लड को हम लोग डोनेट करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आज का 11 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, एनोस्मिया किसे कहते हैं? आप सभी ने एनीमिया डिसीज का नाम जरूर सुना होगा, आप लोगों ने और भी कई प्रकार की जो डिसीज होती है उनका नाम सुना होगा, पर आप जरा देखिएगा कि हम किस लेवल को टारगेट कर रहे हैं यहां पर, और ये बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न माने जाते हैं, एग्जाम्स इन्हीं के ज्यादा नंबर रखता है अपने इसमें। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं कि एनोस्मिया जो होता है वो क्या होता है, तो स्वाद संवेदनाओं की कमी, या फिर यहां पर जितने भी जो ऑल फैक्ट्री होते हैं जिसमें हम लोग स्मेल लेते हैं, संवेदना की कमी, स्पर्श संवेदना की कमी, या फिर उष्मा संवेदना की कमी। तो अलग अलग प्रकार के सेंस हमारे अंदर होते हैं। जैसे टेस्ट लेना, तो टेस्ट लेने में जो हमारे अंदर गस्टेटरी बड्स पाई जाती है, स्वाद गले का जो जीभ में अवेलेबल रहती है, वही अगर हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व की बात करें तो ऑल्फैक्टरी हमारे अंदर स्मेल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि घ्राण या फिर सूंघने से संबंधित। तो यहाँ जो होता है कि अगर इनकी संवेदना में कमी आती है तो उसे हम लोग एनोस्मिया के नाम से जानते हैं। काफी यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए, और काफी बच्चे इसको पहली बार ही सुन रहे होंगे कि एनोस्मिया जो घ्राण संबंधित यानी कि स्मेल रिलेटेड संवेदनाओं को की कमी को शो करता है। तो यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध होता है? थ्रोम्बिन का संबंध किस प्रक्रिया से होता है? यहां पर दिया गया उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या फिर वृद्धि। देखिए, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन अगर हम लोग डिस्कस करें तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और इसके बाद फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ये सभी प्रोटीन हमारे अंदर रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन माने जाते हैं, ब्लड को क्लोट करने में सहायक प्रोटीन माने जाते हैं। थ्रोम्बिन जब एक्टिव होता है तो हमारे अंदर ब्लड जो है वो क्लोट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर थ्रोम्बिन रक्त से संबंधित होता है, तो यहाँ सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड होता है थ्रोम्बिन। प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन माना जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और बहुत इजी प्रश्न यह हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है कि ज्वर क्या है, फीवर क्या है। आप सभी लोग यही बोलोगे कि हमारे अंदर सर फीवर का मतलब होता है कि शरीर का तापमान बढ़ जाना। हम लोगों ने यही पढ़ा है और हमें यही पढ़ाया गया कि ज्वर जो होती है, फीवर क्या है सर, शरीर गर्म हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसी को हम लोग बुखार के नाम से या ज्वर के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको कुछ यूनिक कंटेंट देके जा रहा हूं कि ब्लड फीवर क्या है। आज यहां समझिएगा कि फीवर में यहां पर ऑप्शन दिए, क्या यह एक प्रकार की त्वचा की सूजन होती है, या फिर यह ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन होती है, क्या यहाँ पर पेन है, या फिर ये रक्त कणिकाओं की सूजन होती है। देखिए, एक्चुअली जो फीवर होता है, ज्वर होता है, वो हमारे जो ब्लड कार्पल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती है, तो उनमें इन्फ्लेमेबल की कंडीशन होती है, यानी ब्लड सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी को हम लोग इसका सही जवाब मानेंगे। तो ये प्रश्न कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेंगे, केवल इस प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे प्रश्नों को देख सकते हैं, और ये एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न हैं। तो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। यहां पर दिया गया है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया गया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहेंगे। आप सभी को इसका जवाब पता है ऑलरेडी। इसका सही जवाब होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया, माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा को स्टोरेज करने का काम करता है। इसका यह प्रमुख कारण है।
एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट बंद होते हैं इसके अंदर। ये उच्च ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करने की एक यूनिट होती है, इसे हम लोग एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली श्वसन प्रक्रिया को भी हम बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि एग्जाम्स हमेशा उस माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया को टारगेट करता है। ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख रहे हैं कि धूम्रपान से, जब स्मोकिंग कोई व्यक्ति करता है तो धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और यह ऑक्सीजन की कमी किस कारण होती है। देखिए, कहा जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, और यह बिल्कुल सही बात है, हमें इससे बचना चाहिए। यहां पर देखिए रखा गया है कि ऐसा क्या होगा जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या इसको करने से रक्त में SO2 का स्तर बढ़ जाता है? क्या ये रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है? क्या यह रक्त में CO और CO2 तत्वों की का बढ़ जाता है, या रक्त में केवल और केवल CO तत्व का बढ़ना? यहाँ केवल CO तत्व का बढ़ना ये भी दिया गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे अंदर ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका प्रमुख काम होता है गैसों का परिवहन करवाना, गैसों का परिवहन करवाना। पर जब हम लोग स्मोकिंग करते तो यहां पर अलग अलग ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही टॉक्सिक होती है हमारे ब्लड के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन इससे रिएक्ट करने के बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में रूपांतरित हो जाता है। CO से हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से काफी अच्छे से अटैच्ड हो जाता है, तो यहां पर काफी सारी समस्याएं हमें क्रिएट होती हैं। तो यहां एक सही जवाब होने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ जाना। तो कार्बन सबसे पहली चीज है कि यहां पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है। वही अगर हम लोग देखें, CO एवं CO2 की तत्वों में कमी, या फिर रक्त में CO तत्व का बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर एक बात और होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन में कमी और CO2 का बढ़ना। तो आप इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। 16 है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हम लोगों को क्या करना है, मिलाना है, जो यहां पर दिया गया है। मैं हर एक सेशन में ऐसे प्रश्न ले रहा हूं। यहां पर सूची 1 में कुछ हार्मोन दिए गए हैं, और सूची 2 में या लिस्ट 2 में हम लोगों ने कुछ ग्रंथियां देके रखी है। तो देखिए, पहला हार्मोन यहां पर दिया गया है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। तो महिलाओं में पाया जाने वाला जो यूट्रस से निकलता है, इसका नाम है गर्भाशय से निकलने वाला हार्मोन। यानी पहले का हमारे पास आंसर होने वाला है थर्ड। तो यहां पर बी और डी हमारा ऑप्शन पहले ही अलग हो जाता है। हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे ए और सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसे यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह पुरुषोचित गुणों को दिखाता है, यानी इसे हम लोग एंड्रोजन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और यह पुरुषोचित गुण होता है। यानी इसका हो जाएगा बी का फोर्थ ऑप्शन। बी का फोर्थ ऑप्शन हम देखेंगे, इन दोनों में फोर्थ दिया गया है। वही अगर हम सी को देखें थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन से थायराइड निकलता है, यानी इसका हो जाएगा ए। इसका बिल्कुल सही जवाब हमारे सामने आ रहा है। और वही इंसुलिन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यह अग्नाशय से निकलता है। तो यहां आपको एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, बहुत अच्छा नॉलेज यहां पर डिमांड होता है जब इस तरीके से आप लोग चीजों को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग डिस्कस करेंगे। सही जवाब मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। पर्यावरण किससे बनता है? किससे बनता है तो हम लोग देखेंगे, जो इन्वायरमेंट होता है हमारे चारों ओर का जो आवरण है, वह किससे बनता है? तो क्या केवल बायोटिक कंपोनेंट से या बायोटिक फैक्टर से, या फिर भू आकृति घटकों से? जिसे हम लोग भू आकृति घटक में काफी सारी चीजें आती है, अजैविक घटक, या फिर इन लोग को अबायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर क्या उपयुक्त सभी। तो अगर हम लोग देखें तो ये जितने भी कंपाउंड आप लोगों को देखे रखे हैं, ये सारे के सारे हमारे पर्यावरण में की जो भूस्थलागत आकृतियां होती है, या फिर जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश वगैरह हम सभी को लेते हैं। अजैविक घटकों के अंदर जो निर्जीव चीजें आती है, और जीवित घटकों के अंदर सजीव चीजें जैसे पौधे, जीव जंतु, ये सभी को इन्वॉल्व करते हैं। सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ एक प्रश्न है कि आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वास्कुलर जो टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, उनमें पानी ऊपर किससे जाता है? तो यहां दिया है फ्लोएम, मेरिस्टेम, पेरेन्काइमा या फिर यहां पर जाइलम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जड़ों से पानी को ऊपर तक लाने का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। यह केशिकत्व की घटना के द्वारा पानी को ऊपरी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। वही फ्लोएम अगर हम लोग देखें तो फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ऐसे प्रश्न कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करें, और हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तभी आप लोगों का एग्जाम्स टारगेट हो पाएगा। तो यहां देखो प्रश्न है यहां पर कि मेंडल को आनुवांशिकी के जनक तो आप लोगों ने पढ़ा है, पर जिनके सिद्धांत दिए गए थे वो सिद्धांत किस पर बेस्ड थे? तो हम पहला पढ़ रहे, क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर बेस्ड थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द अबव, सभी? तो कायिक प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक। यहाँ क्या होता है, देखो कायिक प्रजनन एक सिंपल सा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक कोशिका, एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, जो सभी निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और सभी। अगर हम लोग अलैंगिक जनन की बात करें तो जब किसी जीव या पौधों के किसी भाग से किसी भाग को कोई भाग जो है वो वृद्धि करके कोई नया प्लांट बना लिया, जैसे कलम लगाना, तो यहां पर मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी नर और मादा युग्मजस की आवश्यकता नहीं होती है। जब जीव या किसी पौधे, जैसे हाइड्रा के अंदर बडिंग होना, तो हाइड्रा अपने ही जैसे जीवों को अपने बर्ड्स के थ्रू निकाल लेता है, और यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन माना जाता है। अगर हम लोग हाइड्रा को डिस्कस करें सिलेंटेटा का, तो यहां पर बर्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और यह अलैंगिक जनन है। वही अगर लैंगिक की बात करें तो यहां पर मेल और फीमेल यानी कि नर युग्मनज और मादा युग्मनज दोनों का होना यहां पर अत्यंत आवश्यक है। तो यहां अगर हम लोग मेंडल की बात करें तो उनका जो थ्योरी था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था, यानी लैंगिक जनन से संबंधित इनका थ्योरी हुआ था। इन्हें जेनेटिक्स के फादर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। तो बढ़ते हैं आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की ओर। आज के 20 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? एक इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल यहां पर नहीं है। पहला यहां पर दिया गया खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर मकड़ी। देखिए खटमल कीट वर्ग में आता है। ये तीनों अगर देखा जाए, मच्छर भी एक कीट है, और जो हाउस फ्लाई होती है वो भी एक प्रकार का कीट होता है, और ये सभी के सभी ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। और आर्थोपोडा में जो इंसेक्ट्स कैटेगरी होती है, इंसेक्टा कैटेगरी होती है, उसी के अंदर ये बिलोंग करते हैं, है ना। यहां पर अगर हम लोग स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर भी आर्थोपोडा का ही एक प्राणी है, आर्थ्रोपोडा का ही एक प्राणी है, बट यह जो है नॉन इंसेक्टा कैटेगरी से बिलोंग करता है। नॉन इंसेक्टा कैटेगरी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मकड़ी है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, तो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, और यह नॉन इंसेक्टा ग्रुप से बिलोंग करती है। मेरा आपसे क्वेश्चन होने वाला है कि मकड़ी में जो जाल बुनने वाला अंग होता है, क्योंकि मकड़ी जाल बनाती है, तो मकड़ी में जाल बुनने वाला अंग का नाम आपको बताना है। ये इतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे इसीलिए पूछता हूं कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देंगे। मकड़ी में जाल बुनने वाला अंग कौन होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब आपको देना है। तो यहां हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। काफी मजा यहां पर आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि यहां बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन जो आप सभी के लिए होता है हर एक सेशन में, जो आपके लिए होमवर्क के रूप में मिलने वाला है, आज का होमवर्क आपके लिए रहेगा कि यहां पर पूछा गया है परितृप्ति और प्यास, यानी यहां पर सेटिस्फिकेशन और थ्रस्ट यानी प्यास होती है कि केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होती है। यानी सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क में भूख और प्यास को नियंत्रित करने वाला भाग कौन होता है? ऑप्शन है आप देख सकते हैं यहां पर कि अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला या ऑप्टिक्स लोब। तो अलग अलग भाग होते हैं हमारे ब्रेन के, किस भाग से भूख और प्यास को या जो सेटिस्फिकेशन होता है वहां पर कंप्लीट किया जाता है।
तो उम्मीद है आप सभी को ये सेशन काफी अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी अपना प्यार बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप अपने दोस्तों से शेयर करें। हर बार नहीं बोला जाता, क्योंकि सेशन के जो लेवल हैं क्वेश्चंस वो काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम्स यहाँ से 100% निकलना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बायोलॉजी के 5 सेशन और मैं लेने वाला हूं, देन हम लोग फिजिक्स को टारगेट करने वाले हैं। तो इस श्रृंखला में 25 जो सीरीज है हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुल 500 क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट, यानी जिससे एग्जाम आसानी से बनेगी, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास को।